हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल। और आज हम सभी प्रमुख जो करंट अफेयर है और एडिटोरियल उसको देखेंगे बेस्ड ऑन दैनिक जागरण। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि मेरा हौसला बना रहे। और कल एक खबर आया था, देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पर सुनवाई टली। और इस कल खबर के अनुसार आज 2 मई को सुनाना था उसके फैसले के बारे में कि इंडिया शब्द को हटाकर भारत करने की याचिका पर। और आज वो सुनवाई टल गया है और इसे आगे बढ़ा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया इस सुनवाई को। विश्व साइकिल दिवस के बारे में आज इम्पोर्टेंट खबरें इसमें दिखाई दे रहा है। कब हुई शुरुआत? विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र की ओर से पहली बार आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इससे देशों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलेगी। इस दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। साथ ही इसके कुछ फ़ायदे भी है। रोज़ साइकिल चलाने से शरीर की अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है, इससे मोटापा नहीं बढ़ता और इससे इम्यून सिस्टम भी बना रहता है। रोज़ साइकिलिंग से पूरे शरीर की कसरत होती है, इससे मांसपेशियाँ मजबूत होती है। इससे रक्त कोशिकाएं और त्वचा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचती है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी कंट्रोल में रहता है। कोरोना ने पर्यावरण की अहमियत का एहसास करा दिया, वही सेहत को लेकर सतर्क कर दिया है। एक संसाधन ऐसा भी है जिसके प्रयोग से आप भी स्वस्थ रहेंगे और प्रकृति भी खुश रहेगी। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है। इस दिन आप खुश और पर्यावरण को स्वस्थ रखने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तमाम अध्ययनों के मुताबिक साइकिल के प्रतिदिन प्रयोग से रक्त संचार अच्छा होता है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही दिमाग में हेल्थ हार्मोन्स बनने लगते हैं, इससे तनाव दूर होता है। चलिए अगली खबर की विशेष एडिटोरियल की ओर चलते हैं। विदेश नीति को धार देने की जरूरत, देखते हैं इसको डिटेल से। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की आक्रामकता जारी है। वह हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर में भी बदनीयती दिखाता रहा है। यह अच्छी बात है कि मौजूदा गतिरोध पर भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हालिया तनाव चीन की करतूतों का ही परिणाम है। समूचे दक्षिण एशिया में चीनी आक्रामकता की धनक सुनी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी अफगान नीति एकदम सफल है। यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता किस तरह परवान चढ़ रहा है। इस समझौते में अमेरिकी सैनिक की वापसी का प्रावधान है, जिन्हें ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश बुलाना चाहते हैं। अफगान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने बाज नहीं आ रही और गनी भी तालिबान कैदियों की रिहाई में ढिलाई कर रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान में राजनीतिक बिरादरी के साथ वार्ता भी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे विवादों में घिर गए हैं। अफगान चुनाव आयोग ने अफसर गनी की विजयी बताया, लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंदी डॉक्टर अब्दुल्ला ने नतीजों को नकार कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2003 में अपनाए गए संविधान के तहत अफगानिस्तान शांति एवं स्वायत्व से लैस इस्लामिक गणराज्य बनेगा। ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर पाकिस्तान में शरण लेने वाले तालिबान का फन कुचलने का इच्छुक नहीं दिखा। अफगान परिदृश्य में तालिबान को उभार 1994 में हुआ। उसे पाक की पूरी सह मिली हुई थी। पाक और अलकायदा की मदद से अगले 5 वर्षों में उसने अफगानिस्तान के 90% हिस्से कब्जा लिए। तब ईरान और रूस के साथ मिलकर भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। उसने तालिबान विरोधी समूहों नेता अहमद शाह मसूली को समर्थन दिया, तालिबान से वार्ता का सुझाव दिया। तालिबान से वार्ता का फैसला भारत किसी के निर्देश के बजाय स्वयं ही करना चाहिए। मेरी राय में भारत को विकल्प खोलने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब अफगान से इतर पक्षों के साथ वार्ता के नए दौर में दाखिल हो रहा है। इससे तालिबान सबसे अहम पक्ष है। ऐसे में यदि भारत उससे संपर्क नहीं करेगा तो अपने कूटनीतिक विकल्पों को सीमित कर लेगा। बातचीत का अर्थ यही भी नहीं कि इससे तालिबान विचारधारा या पाक से उसकी नज़दीकी को भी स्वीकृति मिल जाएगी। इसका अर्थ नहीं कि इस संधि को लेकर भारत की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। इससे अफगान सरकार और अन्य अफगान पक्षों को लेकर समर्थन की डोर भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। यह समय की मांग है कि भारत चीन के इरादों को सही तरह से भांपने के साथ ही अफगानिस्तान में वहां के सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक सक्रियता दिखाए। अगली एडिटोरियल अमेरिका के हालात पर है।
जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति पुलिस के हाथों में मौत के बाद अमेरिका में जो हालात बने वे वैश्विक समुदायों को भी चिंतित करने वाले हैं। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से 2-4 हुए उसके शहर अब कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के हालात उसकी प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाने और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले हैं। यदि पुलिस की बर्बरता के विरोध में अमेरिका के विभिन्न शहरों में उग्र प्रदर्शन के साथ हिंसा का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। जब उन्होंने अश्वेत समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भड़काने वाले बयान दागे। हालांकि अमेरिका के अश्वेत समुदाय ने पुलिस के अनावश्यक शक्ति और नस्ली भेदभाव के खिलाफ पहले भी सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन इस बार वह कहीं अधिक उग्र है। यह उग्रता यही बताती है कि अश्वेत समाज अपने खिलाफ होने वाले अन्याय से आजिज आ गया है। अमेरिकी शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर अश्वेत समुदाय नस्ली भेदभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा। दुनिया भर को सता रहा और बंधुत्व का उपदेश देने वाला अमेरिका यह क्यों नहीं दिखाता कि आखिर उसकी अपनी धरती पर इन मानवीय मूल्यों की अनदेखी कैसे लूट निंदनीय है। अन्याय के विरोध में हिंसा का सहारा लेने वाले एक किस्म का अत्याचार ही कर रहे होते, लेकिन यह अमेरिकी प्रशासन को ही देखना होगा कि विरोध के बहाने हिंसा करने उन्हें सह देने वाले कौन हैं। उसे यह भी समझना होगा कि दुनिया की समस्याएं हल करने के साथ ही उसे अपनी भी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सतर्क करने की ज़रूरत है। मूडीज की रेटिंग से भारत पर नहीं पड़ा असर। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग कम करने को भारतीय बाजारों ने कोई अहमियत नहीं दी है। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों से लेकर मुद्रा बाजार और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी साफ झलक दिखी। इसी बेफिक्री की वजह से साफ है। सोमवार को भारत की रेटिंग कम करने से पहले इस मार्च से अब तक मूडीज 20 अन्य देशों की रेटिंग भी कम कर चुकी है। इनमें से कई देशों की वित्तीय बुनियादी मजबूत है, फिर भी मूडीज ने उनकी रेटिंग को गिराया है। भारत के मामले में भी स्थिति इससे ज़्यादा अलग नहीं है। SBI इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक निकारागुआ, हांगकांग और बोत्सवाना का चालू खाता सकारात्मक है, वहीं जाम्बिया और इथियोपिया की वित्तीय बुनियादी भी काफ़ी बेहतर है। फिर भी इन देशों की रेटिंग को मूडीज ने पिछले महीने कम कर दिया। कई बार मूडीज ने देश की वित्तीय हालत में गिरावट के बावजूद उस देश की रेटिंग में बढ़ोतरी की है। 1999 में मलेशिया के साथ तो 2003 में इंडोनेशिया के साथ ऐसा ही किया गया। कुल मिला के मूडीज की रेटिंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। मूडीज ने भारत की रेटिंग कम करने के पीछे विकास की गति का धीमा होना, कर्ज में बढ़ोतरी, कर्ज चुकाने की क्षमता में कमी और वित्तीय प्रणाली पर दबाव होने की दलील दी। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की वजह से फिलहाल जो स्थिति है वह पहले से अनुमानित है। HDFC बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री साक्षी गुप्तम ने बताया कि जो पहले किया है वह पहले से अनुमानित था। यही वजह है कि मंगलवार को भारतीय बाजारों ने मूडीज की रेटिंग कम करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार के घोष के मुताबिक सॉवरेन एक्सटर्नल कर्ज कुल बाहरी कर्ज का लगभग 20% है और भारत के पास फिलहाल किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। 22 मई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास फिलहाल $490 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। बर्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत का चालू खाता भी सकारात्मक पॉजिटिव होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का 0.7% तक ही उत्पाद GDP का हो सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक इस प्रकार के वित्तीय दबाव की स्थिति में हमेशा ही विकासशील अर्थव्यवस्था को मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियां अपना शिकार बनाती है। तो यह थे आप आज के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बने रहे। और त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में शो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।